प्रधानमंत्री मोदी ने आज तिलमिलाहट उन लोगों को भी दी जो अभी पिछले एक महीने से लगभग प्रधानमंत्री पर और भारत पर दबाव डाल रहे थे कि है हिम्मत, तो तालिबान को आतंकी राष्ट्र घोषित करो। आप रवीश पांडे को देखते होंगे कि वो अपने चैनल पर भी कहता था कि है हिम्मत तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पक्का पाकिस्तान को तालिबान को आतंकी संगठन बताते हैं, और लगातार वो लेख में भी करता था। पूरा लिबरल गैंग ये दबाव डालता था। ये भाषा ओवैसी की थी। ओवैसी ने भी कुछ दिन पहले पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी में गट्स है, भारत के प्रधानमंत्री में गट्स है कि तालिबान को बोले आतंकी, क्योंकि ये मुनव्वर राना, ये जितना गैंग है, ये थूक कर बोलने वाला, अपने मुंह पे थूक के बोलने वाला जावेद अख्तर, ये सलीम जावेद की जोड़ी, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में गया था जावेद अख्तर, ये सेकुलरिज्म का ढोंगी जावेद अख्तर, इन सबका तालिबान प्रेम जगा तो इनका सबका सेकुलरिज्म निकल गया। इन जावेद अख्तरों ने, इन मुनव्वर रानाओं ने, इन रवीश पांडों ने, ऐसे पूरे पाड़ा पाड़ी ने, इन सब ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया और प्रवोक किया उस दौर में भारत को कि भारत अफगानिस्तान है ही मत तो तालिबान को आतंकी घोषित करो। ये सब इन सबका षड्यंत्र था अपने देश के खिलाफ, और इसका मैंने विश्लेषण पीछे भी किया था। ये षड्यंत्र ये था कि भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं, भारतीय दूतावास के लोग अधिकारी वहां जो फंसे हुए हैं, भारत के इंजीनियर, भारत के ठेकेदार, भारत के मजदूर, जो वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट हमारे देश की तरफ से चलाया जा रहा था। हाईवेज, वहां पर हाईवेज की तो स्थिति है नहीं, वहां पर कई सारे पुल बन रहे थे, कई सारे डैम बन रहे थे, बिजली परियोजनाएं वहां पर चल रही थी, सब भारत करवा रहा था। तो भारत के कई अधिकारी कर्मचारी वहां पर फंसे हुए थे। भारत की नैतिक जिम्मेदारी थी कि अपने लोगों को पहले वापस लाए, और फिर अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख हैं जो बचे हुए हैं, गंधार नरेश शकुनी के राज में, उस दौर के, चाणक्य के दौर के जो सनातनी लोग वहां कुछ गए हैं, जिन्होंने डर के मारे धर्मांतरण नहीं कराया, जिनको हत्या करके धर्म बदलने पर मजबूर होने के बाद भी जो अपने आप को बचाए रखे, कुछ सिख, कुछ हिंदू, वो सब भारत आना चाहते थे। भारत सरकार ने कहा कि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन सबको भी भारत लाया गया। दरअसल रवीश पांडे टाइप लोग ये चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री तालिबान को आतंकी घोषित कर दें, ताकि वहां पे जो भारतीय हैं उनका कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। ये मेरा सीधा आरोप है, ये षड्यंत्र था। इसीलिए ओवैसी जैसे लोग ये सब चाहते थे कि वहां पर कत्लेआम भारतीयों का हो जाए। तालिबान हथियार लेकर के जो ही आप आतंकी कहेंगे तो हो जाए खेल। एक एक भारतीय जब वापस आया, आज प्रधानमंत्री मोदी अपने फॉर्म में आए और उन्होंने वो कहा जो भारत चाहता था। आज उन्होंने तालिबान को खुल करके एक आतंकी संगठन करार दिया और दुनिया को सचेत किया कि इस तालिबान को मान्यता देने से पहले आपको, हमको, सबको 100 बार सोचना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए दुनिया के एक बड़े मंच पर खड़े होकर के वो तमाम बातें कही जो आप और हम चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के दुनिया के सामने में स्पष्ट रूप से रखें। दुबांसे में आयोजित एससीओ की जो बैठक थी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने जो स्पष्ट रूप से कहा, वो ये कहा कि अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर तालिबान ने सरकार बनाई। अगर जल्द शांति बहाल नहीं हुई तो इसका असर दुनिया पर दिखेगा। पूरी दुनिया में आतंकवाद की विचारधारा फैलेगी और संभव है दूसरे देश में भी आतंकी संगठन हिंसा के बल पर सत्ता में आना चाहेंगे। आप प्रधानमंत्री को खुद एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम इसके विश्लेषण को हम समझने की कोशिश आपके साथ करेंगे कि इसके लिए खेल क्या था। उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त
और साझा नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। अब जरा दूसरा वीडियो सुन लीजिए। क्षेत्र में ये 2 खंड में हमने आपने लिया अस्थिरता इसको का काट खतरा करके। बना रहेगा। इन फ्लोज को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रैट्स मैकेनिज्म सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसी महीने से भारत इस संस्था की काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। इस विषय पर हमने व्यवहारिक सहयोग के प्रस्ताव डेवलप किए हैं। चौथा विषय अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है। साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्विघ्न तरीके से पहुंच सके। एक्सेलेंसीज, अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है। अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने ये बात जो आखिर में की है, उसका वीडियो, पहला वाला वीडियो आप मुझे लगता है आधा सुन पाए हम लोग। इसमें उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को बताया अतीत को लेकर के, और ये बताया कि हम वहां जो डेवलपमेंट का काम करना चाह रहे हैं, हम उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि अभी अफगानिस्तान जिस कंडीशन में है उससे मुक्ति कैसे दिया जाए। जरा इसको शुरुआती हम सुन लेते हैं एक बार और, हाल जो के छूट गया। घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशंस के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। दूसरा विषय है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को
बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने इसमें स्पष्ट कर दिया और जो देश चाहता था खुल करके पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकी कहा और कहा कि पूरी दुनिया को उसे मान्यता देने से हमें सोचना चाहिए और भारत यूएनए के जो सेंट्रल टीम जो मानेगी उसको मानेगा। आज भारत ने अपना रुख साफ कर दिया, आतंकवाद पे जो उसका रुख है वही रुख है। अब भारत के साथ क्यों ये रवीश पाड़ा टाइप के लोग, खलियर खैराती गैंग सोशल मीडिया पर, या ओवैसी गैंग, जिस तरह से वो कहता था ओवैसी पहले कि 370 है, हिम्मत 370 हटा के दिखाओ, जैसे वो फारूक अब्दुल्ला बोलता था कि जिस दिन 370 हटा दिया कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। इन तमाम चिरकुटों की औकात 370 हटा करके मोदी ने बता दिया। आज इन तमाम चिरकुटों के मुंह पे ऐसा तमाचा मोदी ने मारा है कि तुम जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना चाह रहे थे, भारत का स्टैंड है आतंकवाद, लेकिन क्यों खराबी पाड़ा पारा टाइप के लोग जो हैं ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना चाह रहे थे। दरअसल इनका एजेंडा था कि जहां से इनका धन आता है, जहां से जिसके खैरात पर ये पलते हैं, वो इन्हें प्रोवोक करते हैं कि भाई तुम्हें अपने देश के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र करना है। अब कल्पना कीजिए यदि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात आज से 15-20 दिन पहले बोला होता तो क्या होता। हमारे जो अफगानिस्तान में नागरिक हैं वो मारे जाते। वो भारत सरकार के प्रोजेक्ट पे काम करने गए थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो देश के प्रोजेक्ट पे काम करने गए थे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, मारे जाते। उनके परिवार परिजन यहां इंतजार कर रहे थे, वो मारे जाते। वहां जो अल्पसंख्यक हैं, जो वहां का तो एक सांसद जो है भाग करके आया है, जो सिख सांसद है, जो यहां पर शाहीन साजिश में जो ला करके लंगर लगा रहे थे जो खालिस्तानी गैंग के एजेंट, उनके लिए मैसेज था। ये बहुत सारा जो आम आदमी पार्टी का भी कुछ नेता जो सिख समुदाय का है वो सभी बड़ा वहां पर हम शाहीन साजिश के साथ हैं। जो मनीष सिसोदिया कह रहा था हम तो शाहीन बाग के साथ हैं। शाहीन बाग में लंगर लगाने वाले को भी अफगानिस्तान से संदेश आया कि क्यों सीएए में अफगानिस्तान का भी नाम है। कैसे खेल होता सोचिए कि अफगानिस्तान में जो हिंदू सिख जो लौट करके किसी तरह से जान बचा करके आए, उनका क्या हो जाता, भारतीय का क्या होगा, दूतावास के अधिकारियों का क्या होगा। तो क्या जानबूझ करके ओवैसी, रवीश पाड़े ये सब उस एजेंडा में थे कि भारत के खिलाफ कैसे फिर भी ये लोग निर्लज्जता से अपनी बात बोल, कोविड पे बोल रहे थे, अब धीरे से अपने सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। इनकी चालाकी आप देखेंगे तो ये फिर एजेंडा चलाएंगे। जैसे कि अब ये लगातार बोला करता था केरल मॉडल। आज इस देश में पूरी तरह से कोविड लगभग खत्म हो चुका है, एकमात्र केरल है जो गंध फैला रहा है। शुरुआत भी केरल ने की और केरल आज भी केरल ही गंध में मचाए हुए है, महाराष्ट्र और केरल। लेकिन ये केरल मॉडल की बात करता है, ये पूरा गैंग केरल मॉडल। केरल अभी विमर्श से केरल मॉडल को भगा दिया और उत्तर प्रदेश में जो कुछ बच्चे बीमार हुए हैं उस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। तो कैसे गोल पोस्ट चेंज करते हैं और अपना एजेंडा जारी रखते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी क्या है, बंगाल में मोदी को भगाओ, हड्डी गल गया, अमित शाह की हड्डी गल गया, नपुंसक हो गया योगी आदित्यनाथ, ये तुरंत आपात हो जाते हैं। और उनका एजेंडा देखिए कि किस ढंग से अपने षड्यंत्र का एजेंडा वो चलाता है, कि कैसे वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था कि बोलो प्रधानमंत्री मोदी है हिम्मत, ये ओवैसी कह रहा गट्स है, पाकिस्तान मोदी की हिम्मत है तो अफगानिस्तान को बोलो तालिबान को क्या आतंकी है वो। आज सबके सामने तुम्हारे मुंह पे नहीं, पूरे दुनिया के मंच पे पीएम ने बोला, मर्दानगी के साथ बोला। भारत ने मर्दानगी के साथ इंटरनेशनल मंच पे तालिबान के आतंकवाद की बात की और तालिबान की नहीं, बिना नाम लिए पाकिस्तान के लिए कहा कि जो लोग इसके साथ खड़े हैं
और निर्लज्जता से आज पाकिस्तान ने यह कहा कि अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार है, इसीलिए अब ऐसा नहीं किया कहा जाना चाहिए। अभी भी निर्लज्जता पाकिस्तान ने छोड़ी नहीं, लेकिन भारत ने उसे धोया। और जैसा न्यूजीलैंड वाली कहानी हमने बताई कि पूरी तरह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद पे जो भारत का कठोर रुख है वो जारी रहा और कहा कि सब हमारे पड़ोस में चूंकि हो रहा है, इसीलिए हमारे लिए चिंता की ज्यादा बात है, क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, वो कश्मीर के खमेरी हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे हमारा बॉर्डर मिलता है, इसीलिए हमारी चिंता का विषय ज्यादा है। तब आप समझेंगे इस खेल में पूरा षड्यंत्र कैसे चल रहा है।